So hello students, this side Harsh Bharadwaj, welcome you all into the another amazing sessions of Code India। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने जेडसीयू की प्लेलिस्ट को शुरू करा है, जहां पर हम लोग जेडसीयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेडसीयू स्टैंड करता है जनरल कंप्यूटिंग ओलंपियाड के लिए, जो कि फर्स्ट स्टेज होता है इंडियन कंप्यूटिंग ओलंपियाड का। यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स दी जाती है, जहां पर आपको उसके एल्गोरिदम को सोचना होता है और कंस्ट्रेंट को ख्याल में रख के एक ऐसा कोड लिखना होता है जिससे कि वो प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो पाए। ये फर्स्ट स्टेज होता है आईसीओ का। एक और फर्स्ट स्टेज होता है जिसको जेडआईओ कहते हैं। जेडआईओ जेडसीओ में से कोई भी अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप आईएनओआई के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं और आप आईएनओआई की एग्जाम दे सकते हैं, जो कि स्टैंड करता है इंडियन नेशनल कंप्यूटिंग ओलंपियाड के लिए। और अगर आप उसमें भी सिलेक्ट हो पाते हैं तो आप इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ इंफॉर्मेटिक्स तक भी पहुंच सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये आप लोगों को एक गोल्डन एकेडमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और आपके जो मतलब क्लास 6 to 12th के स्टूडेंट के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ओलंपियाड है, जो कि आप सभी को देना चाहिए। अगर आप इसके बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर आ रहा है एक प्लेलिस्ट पर आप क्लिक कर जान सकते हैं कि आईओआई क्या होता है। इसके अलावा इस चैनल पर हम लोग क्लास 6 to 12 तक के जो भी सीबीएसई या डेटा साइंस के लेक्चर्स हैं उसको भी कंडक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करना चाहिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर हिट करिएगा, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टूर्नामेंट। ठीक है, वो क्या है, टूर्नामेंट प्रॉब्लम है बेसिकली। ठीक है, क्रिकेट टूर्नामेंट प्रॉब्लम है। पूरा इसका नाम जो है क्रिकेट टूर्नामेंट प्रॉब्लम है। हाँ, क्रिकेट तो आप सभी लोग फैमिलियर होंगे, 11-11 प्लेयर होते हैं, बैटिंग होती है, बॉलिंग होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सोचे कि एल्गोरिदम पार्ट और कोडिंग पार्ट को साथ ही साथ लेते चलेंगे। मुझे लगता है कि अगर एल्गोरिदम पार्ट में 15 मिनट लगता है या 20 मिनट लगता है तो 30 से 35 मिनट में दोनों पार्ट हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एल्गोरिदम का अलग वीडियो और कोडिंग के अलग वीडियो होने से थोड़ा सा आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, तो इसलिए आज के बाद हम लोग एल्गोरिदम अपने वीडियो में एल्गोरिदम प्लस कोडिंग रखेंगे। ठीक है, मतलब एल्गोरिदम भी करेंगे और कोडिंग भी रखेंगे। चलो ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने लेक्चर की ओर और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक, बेसिकली जो जेडसीओ जनरल कंप्यूटिंग ओलंपियाड 2013 का क्वेश्चन है, जो कि 10 नवंबर 2012 को पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एन टीम्स है, टोटल हमारे पास एन टीम्स है और वो क्या पार्टिसिपेट करिए क्रिकेट लीग टूर्नामेंट में, जो कि मार्स पर कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि अर्थ पे नहीं बल्कि मार्स पे कंडक्ट कराया जा रहा है। यार इन जेडसीओ वालों का कोई ठीक नहीं, इनका बस चले तो तुम्हें स्पेस में भी क्रिकेट खिला दे। ठीक है, तो ये बस ऐसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया है। आप इसको अर्थ भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि एन टीम से जो कि क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है और ये जो मैचेस है, ये जो टूर्नामेंट है वो मार्स पे हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि वेयर ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट टीम्स प्ले ईच अदर एग्जैक्टली वंस, और बोल रहे हैं कि एक पेयर ऑफ टीम्स जो है एक दूसरे के साथ एक ही बार खेलेगी। जैसे मान लो कि एक टीम है इंडिया की, एक टीम है श्रीलंका की, एक टीम है पाकिस्तान की, एक टीम है साउथ अफ्रीका की, एक टीम है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, मान लेते एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला तो बस ये एक ही मैच खेल सकता है। ये नहीं कि पहला मैच हो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच और दूसरा मैच भी अगर ऑस्ट्रेलिया या इंडिया के बीच हो या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई भी मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ खेले, बात तो बराबर ही है। इट मीन्स कि इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ केवल एक ही मैच खेल सकता है, इंडिया श्रीलंका के साथ एक ही मैच खेलेगा, इंडिया पाकिस्तान के साथ एक ही मैच खेलेगा, इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ एक ही मैच खेलेगा। ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान इंडिया के साथ एक ही मैच खेलेगा, पाकिस्तान श्रीलंका के साथ एक ही मैच खेलेगा, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के साथ एक ही मैच खेलेगा और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ भी केवल एक ही मैच खेलेगा। तो आई थिंक इस लाइन का मतलब तो बहुत अच्छे से अभी तक क्लियर हो चुका होगा। ओके, अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है? देयर आर टोटल ऑफ n इंटू एन माइनस 1 इंटू 2 मैचेस। बोला जा रहा है कि n टीम्स हैं और हर एक टीम एक दूसरे के साथ मैचेस खेलेंगे, तो टोटल मैचेस कितने होंगे? n इंटू एन माइनस 1/2 मैचेस होंगे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई ये फॉर्मूला आया कहाँ से? भैया मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया कि आपने कैसे लिखा। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमारे पास n टीम है, 1 2 3 4 5 6 7, सपोज दैट कि ऐसे n टीम है, डॉट डॉट करके n टीम है। ठीक है, अब मान लो कि पहले टीम को पकड़ो। ठीक है, मान लो कि पहले टीम को पकड़ो, सपोज दैट कि ये इंडिया है। ठीक है, और सपोज दैट कि ये मान लो पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, ये श्रीलंका है, सपोज दैट ऐसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अफ्रीका है। ठीक है, सपोज दैट ये अलग अलग टीम है, ये वेस्ट इंडीज है। ठीक है, ये अलग अलग हमारे पास टीम है।
अब सपोज दैट कि अगर हम लोग इंडिया को चुनते हैं, सपोज दैट ये टोटल कितनी टीम्स है, ये टोटल n टीम्स हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इंडिया किन किन के साथ खेल सकता है, तो इंडिया इन सब में से किसी के साथ भी खेल सकता है। तो अगर इंडिया को हम लोग चूज करते हैं तो पीछे कितने सारे टीम बच गए हैं, पीछे n-1 टीम बच गए, मतलब इंडिया कितने के साथ खेल सकता है, n-1 मैचेस खेल सकते हैं, n-1 टीम के साथ खेल सकता है। ठीक उसी तरीके से साउथ अफ्रीका कितने मैचेस खेल सकता है, वो भी n-1 मैचेस खेल सकता है। ऑस्ट्रेलिया कितने मैचेस खेल सकता है, वो भी n-1 मैचेस खेल सकता है। चलो अब ऊपर आ जाते हैं। ठीक इसी तरीके से करते करते हर एक टीम या हर एक टीम जो है n-1 मैचेस खेलेगी। और टोटल टीम कितनी है, टोटल टीम है n, और हर एक टीम कितने मैचेस खेलेगी, n-1 मैचेस खेलेगी। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मैचेस। लेकिन ये नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जब जोड़ रहे थे कि इंडिया जो है, सपोज दैट कि इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही है एक मैच, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पर काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हम लोग बोले ना कि n-1 मैचेस खेलेगा, तो इसमें इंडिया भी तो इंक्लूड हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर n-1 टीम बची, तो उस n-1 में इंडिया भी तो है ना। तो इंडिया का मैच जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ काउंट कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया का मैच भी इंडिया के साथ हम लोग काउंट कर लिए। तो क्या हुआ कि एक ही मैच दो बार काउंट हो गया, जबकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि दो टीम आपस में केवल एक ही मैचेस खेल सकती हैं। दैट मीन्स कि जो भी हमारे n-n-1 मैचेस है ये दो बार काउंट हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड दे देंगे, तो ये हमारा आ गया टोटल नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक तो अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। ओके, अब यहां तक तो समझ में आ चुका है। अब an expert has assigned a strength to each team a positive integer। अब एक मैचेस का एक्सपर्ट था जो कि हर एक टीम को उसका स्ट्रेंथ डिसाइड किया। सपोज दैट कि ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे स्ट्रांग टीम है, सपोज दैट इंडिया की टीम सबसे स्ट्रांग टीम है, तो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देगा 100। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे जस्ट कमजोर ऑस्ट्रेलिया की टीम है तो उसको स्ट्रेंथ असाइन कर दिया 90। उससे जस्ट वीक जो है श्रीलंका की, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं मैच नहीं देखता हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है कि कौन कितना अच्छा खेलता है, राइट। तो मान लेते कि श्रीलंका टीम 3rd नंबर पे अच्छा खेलती है, तो इसको हम लोग 80 का स्ट्रेंथ दे दिए। तो एक एक्सपर्ट है जो अलग अलग टीम को अलग अलग स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है। और चूंकि क्या होता है कि जो हमारी पब्लिक है वो तब मैच को ज्यादा एंजॉय करती है जब मैच वन साइडेड होता है। मैच का वन साइडेड होने का मतलब क्या हुआ, मैच का वन साइडेड का मतलब हुआ कि एक बहुत स्ट्रांग टीम होगी और एक बहुत वीक टीम होगी ना, तो उस मैच को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्राउड आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्राउड आएगा तो ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होगा, ऐड लगेगा, और ज्यादा से ज्यादा ऐड लगेगा तो उससे रेवेन्यू भी ज्यादा से ज्यादा बनेगा। इट मीन्स कि जो बोर्ड है जो कि ये लीग को करा रही है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगी, ठीक है। अगर दो टीम के बीच का स्ट्रेंथ का फासला बहुत ज्यादा होता है, मतलब एक टीम बहुत मजबूत है एक टीम बहुत कमजोर है, तो उन दोनों के बीच जो मैच होगा वो वन साइडेड मैच होगा। उस वन साइडेड मैच को देखने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि जनरली मार्स के जो लोग हैं वो वैसे मैचेस देखना पसंद करते हैं जो कि वन साइडेड होता है। तो वन साइडेड मैच को देखने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, तो बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट, एड से रेवेन्यू जनरेट होगा, बहुत सारा एड से रेवेन्यू जनरेट होगा तो बहुत सारा प्रॉफिट होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो एक एक्सपर्ट है जो कि क्या किया कि सारे टीम को एक स्ट्रेंथ दिया। वो जो स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि टीम ए है, ठीक है, जैसे कि टीम ए है, टीम 1 है, ठीक है, तो टीम 1 का स्ट्रेंथ 3 है, टीम 2 का स्ट्रेंथ जो है वो 10 है, टीम 3 का स्ट्रेंथ जो है वो 3 है, और टीम 4 का स्ट्रेंथ जो है 5 है, ठीक है। इस तरीके से कर करके एन टीम्स को अलग अलग उसके स्ट्रेंथ असाइन किए गए, ठीक है। और जो मार्स के क्राउड है वो वन साइडेड मैच देखने के लिए ज्यादा पसंद करते हैं, तो उससे एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जो है वो भी ज्यादा होगी। तो जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है वो किसके बराबर होगी, तो जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ द टू मैचेस। जैसे सपोज दैट कि मैच 1 की बात करते तो मान लेते कि पहला टीम और दूसरा टीम खेलता है, तो देखो तो पहला टीम का स्ट्रेंथ है 3, दूसरे टीम का स्ट्रेंथ है 10, ठीक है। तो पहले टीम का स्ट्रेंथ है 3, दूसरे टीम का स्ट्रेंथ है 7। तो इस मैच से कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, इस मैच से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो 10 है। तो इन दोनों से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो क्या होगा, 10 - 3 होगा। रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 10 - 3 होगा। सपोज दैट हम लोग चौथा मैच जो है सेकंड टीम और थर्ड टीम के बीच में करवाते हैं, तो सेकंड टीम का जो स्ट्रेंथ है वो 10 है,
थर्ड टीम का जो स्ट्रेंथ है वो 3 है, तो यहाँ पर भी जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा ये इन दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर होगा। मतलब कि इन दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इन दोनों के स्ट्रेंथ में कितना डिफरेंस है, 10 माइनस 3 7 का डिफरेंस है, तो 7 के बराबर होगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा कि रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट हो रहा है। जो भी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है वो दो टीम के स्ट्रेंथ के एब्सोल्यूट डिफरेंस के बराबर होगी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको n टीम्स का जो रेवेन्यू है वो दिया रहेगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपके पास n टीम्स के रेवेन्यू प्रोवाइड किए जाएंगे और वहां पर आपको टोटल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू अर्न बताना है कि सारे मैचेस खेलने के बाद टोटल कितने कितने रेवेन्यूज अर्न किए गए। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक मार्च पे एक टूर्नामेंट हो रहा है, उस क्रिकेट के टूर्नामेंट पर n टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन n टीम्स का अलग अलग स्ट्रेंथ आपको दिया हुआ है और किसी भी मैच का रेवेन्यू इस बात पर डिपेंड करता है कि जो दो टीम खेल रही है उनके बीच का, उनके स्ट्रेंथ के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है। ठीक है, एक लाइन में हो गया। चलो यहां तक तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर n टीम्स खेल रहे, हमने हमें क्या इनपुट फॉर्मेट में पहले बार में सिंगल इंटीजर n लेना है। ठीक है, तो ये n क्या बताएगा, हम जो n इनपुट ले रहे बताया कि नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट। ठीक है, n क्या बताया कि कितने नंबर ऑफ टीम्स जो है वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे की 4 टीम जो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसके सेकंड लाइन में लिखा रहा है कि इन चारों का स्ट्रेंथ कितना है, पहले टीम का स्ट्रेंथ है 3, दूसरे टीम का स्ट्रेंथ है 10, तीसरे टीम का स्ट्रेंथ है 3 और चौथे टीम का स्ट्रेंथ है 5। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है। ठीक है, तो सबसे सिंपल हमें क्या करना है कि हम सबका डिफरेंस निकालेंगे, जैसे कि इसका इसके साथ डिफरेंस निकालेंगे, इसका इसके साथ निकालेंगे, इसका इसके साथ निकालेंगे। तो चूंकि हमको एब्सोल्यूट फिगर चाहिए, चूंकि हमको एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस तब आएगा जब हम इन सारे स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद वाला को के स्ट्रेंथ को पहले वाला से माइनस कर दे। इससे क्या होगा कि हमारा जो भी डिफरेंस है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमेशा राइट साइड वाला जो है वो बड़ा नंबर होगा लेफ्ट साइड वाले के रिस्पेक्ट में। जैसे कि इसको जैसे हम लोग सॉर्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे इस तरीके से लिखा जाएगा तो 3 - 3 करो तो क्या है, 0 आया। ठीक है, 5 - 3 करो तो 2 आया, 5 - 3 करो तो 2 आया। ठीक है, अब 10 - 3 करो तो 7 आया, 10 - 3 करो तो 7 आया और 10 - 5 करो तो 5 आया। अब इन सभी को जोड़ दो, 7 7 14, 2 2 4, ये 5 9, तो 14 + 9 = 23। और ये देखो हमारा आउटपुट भी 23 आ रहा है, मतलब कि हम लोगों ने जो भी समझा, जो भी पढ़ा अभी तक बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अब हमें एल्गोरिदम सोचना है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि हमारे एल्गोरिदम में सबसे पहले जो भी हमने n टीम्स के स्ट्रेंथ को इनपुट लिया होगा उन सभी को हमको सॉर्ट करना है। तो एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप होगा कि हमें सारे टीम के स्ट्रेंथ को सॉर्ट करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो चलो ठीक है, हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इरेज करते हैं और फिर से समझते हैं। तो सीधी बात, हमारे एल्गोरिदम का पहला स्टेप होगा कि हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने प्रॉब्लम में। ठीक है, तो हमारे प्रॉब्लम यहाँ पर क्या था, 3 10 3 5, ये हमारे पास 4 टीमों की स्ट्रेंथ है। इनको जैसे ही हम लोग सॉर्ट करेंगे व्हाट वी विल गेट 3 3 5 एंड 10। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारा राइट वाला है उसमें से हमेशा लेफ्ट वाले को माइनस करेंगे। यहाँ भी है तो यहाँ भी 2 बार माइनस करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। लेकिन ये तो तब फिजिबल होगा ना जब हमारे पास काफी लिमिटेड नंबर्स हो। लेकिन जब हम लोग नीचे देखेंगे कि यहाँ पर जो टास्क है वहां पर n का वैल्यू जो है वो 2 लाख तक जा रहा है। तो सोचो कि 2 लाख तक हर एक आगे वाले को पीछे वाले से घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ और उसके बाद फिर सबको जोड़ो, तो ये काफी हेक्टिक काम होगा, ये काफी अधिक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हमारे बढ़ा देगा। तो इसलिए हम लोग एक अलग एल्गोरिदम को सोचते हैं। ठीक है, अब हम लोग सॉर्ट तो कर दिए हैं, अब थोड़ा ध्यान हम लोग लगाते हैं। ठीक है, ध्यान से थोड़ा देखते हैं कि और हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम लोग समझते हैं कि सपोज दैट हमारे पास 5 टीम रहता, मान लेते हैं आगे 13 होगा, आगे 15 होगा। मान लो हमारे पास इतने सारे टीम है। मैं बस समझने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज दैट कि हमारे पास 6 टीम है, 6 का स्ट्रेंथ है 3 3 5 10 13 एंड 15। ठीक है,
तो मान लेते हैं कि हमेशा क्या हो रहा है, कोई भी अगर एलिमेंट को लेंगे, सपोज दैट कि इसकी इंडेक्सिंग करो तो ये i बराबर 0 होगा, ये i बराबर 1 होगा, ये i बराबर 2 होगा, ये i बराबर 3 होगा, ये i बराबर 4 होगा और ये i बराबर 5 होगा। मैं इंडेक्सिंग क्यों कर रहा हूँ? मैं इंडेक्सिंग इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी मैं इनपुट ले रहा हूँगा एंड टीम्स के स्ट्रेंथ को, तो वहां पर हमें इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी अरे में हम लोग कोई भी चीज इनपुट लेते हैं तो हर एक डेटा को एक इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इंडेक्सिंग हो जाएगी। और चूंकि क्या है कि हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो किसी भी नंबर को, किसी भी nवे नंबर को किस इंडेक्स से डिसाइड करना है। इंडेक्स का बहुत सारा यूज हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल में क्या क्या यूज है, इंडेक्स का हम लोग कितना हेल्प लेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर इंडेक्स हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम लोग 0 से लेकर n तक वैरी कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो अगर हम लोग i के फॉर्म में कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं तो काफी इजी होगा कि हम लोग उस लूप को 1 से लेकर n तक चला देंगे तो उसका सम आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं कि सपोज दैट कि ये 5 को हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई i वाई एलिमेंट है। सपोज दैट अभी इंडेक्सिंग नहीं करते। ठीक है, अब सपोज दैट मान लेते हैं हम लोग कोई i वाई एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई i वाई एलिमेंट लेते हैं तो एक बात ध्यान रखो कि इसके अगर लेफ्ट साइड को हम लोग देखते हैं तो इसके लेफ्ट साइड में ये हमेशा पॉजिटिव में होता है और इसके राइट साइड में ये हमेशा निगेटिव में ऐड होता है। मतलब नहीं समझे ना? मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लो कि हम लोग क्या कर रहे थे कि 5 में से 3 घटाएंगे, जो भी आएगा उसको प्लस करेंगे, फिर 5 में से 3 घटाएंगे, जो भी आएगा उसको प्लस करेंगे, फिर 10 में से 5 घटाएंगे, जो भी आएगा उसको ऐड करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द स्ट्रेंथ चाहिए। फिर 13 में से 5 को घटाएंगे हम लोग और यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग 15 में से 5 को घटाएंगे और ऐड करेंगे। तो एक बात देखो तो कि ये जब भी अपने लेफ्ट वाले साइड से इंटरेक्ट कर रहा है तो ये हमेशा प्लस में रह रहा है, 5 हमेशा प्लस में रह रहा है, और जब भी अपने राइट वाले से इंटरेक्ट कर रहा है तो हमेशा माइनस में रह रहा है, 5 माइनस में आ गया, 5 माइनस में आ गया, 5 माइनस में आ गया। ये एक ऑब्जर्वेशन है। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं। सपोज दैट कि 3 3 5 10, सपोज दैट यही था, तो तुम बताओ कि टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। तो तुम क्या किए थे, पहले इस 3 में से 3 को घटाए थे, फिर इस 5 में से 3 को घटाए थे, फिर इस 10 में से 3 को घटाए थे। Am I right? फिर क्या किए थे कि अब इसको तो तुम घटा लिए, अब इसको पकड़ोगे। अब क्या किए थे तुम, 5 में से 3 को घटाए थे, 10 में से 3 को घटाए थे। ठीक है, अब इन दोनों से रिलेटेड सारा काम हो चुका है। अब हम लोग इसको पकड़ेंगे और 10 में से 5 को घटा देंगे। ठीक है, 10 में से 5 को घटा देंगे। ठीक है, तो ये देखो, तो ये आ गया 0, ये आ गया 2, ये आ गया 7, ये आ गया 2, ये आ गया 7 और ये आ गया 5। और इन सबको जब हम लोग ऐड किए थे तो 7 to 9 9 18 और 5 23, तो हमारा आंसर जो है 23 आ चुका था। ये हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा आंसर जो है 23 आ चुका था। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम लोग यहाँ पर 5 को कंसिडर कर रहे हैं तो देखो, तो 5 जहां भी आ रहा है, जब ये अपने लेफ्ट वाले से इंटरेक्ट किया, देखो कहीं भी 5 जब अपने लेफ्ट वाले से इंटरेक्ट किया तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, लेकिन जब ये अपने राइट वाले से मतलब 10 से इंटरेक्ट किया तो देखो ये यहाँ निगेटिव आ गया है। ये चीजें समझ में आ गई क्या? तो हम लोग एक काम करते हैं कि हमें पता है कि हम लोग देख रहे थे कि 5 कितना बार ऐड हुआ है और कितना बार सब्सट्रैक्ट हुआ है। सपोज दैट अगर हमें पता चलता है कि हमारे पास n वैल्यू 1 लाख वैल्यू है, 1 लाख वैल्यू में सपोज दैट हमें पता चलता है कि 10,000 बार ये जो है ऐड हुआ है और 9,000 बार ये सब्सट्रैक्ट हुआ है, तो ये 5 के कारण, इस 5 के कारण सम में कितना एडिशन होगा। ठीक है, तो 10,000 में से 9,000 घटाते हैं तो 1,000 आता है, 1,000 इंटू 5 तो मतलब कि 5,000। मतलब कि जो भी सम का वैल्यू होगा उसमें केवल इस 5 एलिमेंट के कारण 5,000 ऐड हुआ होगा। मतलब कि जो रेवेन्यू है वो 5,000 से बढ़ गया होगा। केवल ये 5, जिस टीम का स्ट्रेंथ 5 है ना, जिस भी टीम का स्ट्रेंथ 5 है ना, तो 5 स्ट्रेंथ वाली टीम के कारण उन्होंने जितने भी मैचेस खेले हैं उसके कारण जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 5,000 रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक इतना मैं क्लियर कर चुका हूं। शायद अब इससे इजी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप लोग अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोग बैक करके देख सकते हो, ध्यान से देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो अब हम लोग अपने एग्जांपल पर वापस आते हैं। सपोज दैट कोई आईवा एलिमेंट हम लोग ले लिए 5। ठीक है, तो देखो तो 5 कितना बार पॉजिटिव में रह रहा है, तो 5 जो है 2 बार पॉजिटिव में रह रहा है, राइट। अच्छा, अभी इस i का इंडेक्सिंग देखो तो ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स।
मतलब कि ये 5 कितना बार पॉजिटिव में रह रहा है, आई बार पॉजिटिव में रह रहा है, राइट। अब ये कितना बार नेगेटिव में रह रहा है, तो जितना बार नेगेटिव में रह रहा है आगे में माइनस लगा देते हैं। अब देखो तो अगर ये टोटल नंबर जो है, ये टोटल नंबर जो है अगर वो n है, ये टोटल नंबर n है और यहाँ तक जो है नंबर वो i है, तो यहाँ तक नंबर कितना बचा, n माइनस आई बच गया, राइट। ये टोटल नंबर n था, यहाँ तक नंबर i था, तो यहाँ पर n माइनस आई बच गया। लेकिन यहाँ पर एक क्रक्स है, i जो है वो 0 से शुरू हो रहा है, n जो है वो 1 से शुरू हो रहा है। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है और ये nवां नंबर है। एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं कि सपोज दैट कि अगर सपोज दैट ये यहाँ n का वैल्यू कितना है, n इज इक्वल टू 6 है, n इज इक्वल टू 6 है और ये 5 जो है ये i बराबर 2 पर है। तो इसके बाद में कितने नंबर बच गए, 3 नंबर बच गए। 3 नंबर का मतलब क्या है, 6 माइनस 2 प्लस 1, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल 6 माइनस 3 जो है वो 3 होता है। और हमें पता है कि 5 के बाद टोटल 3 नंबर है, मतलब कि ये 3 बार माइनस में आएगा। 3 बार माइनस में आएगा तो 3 बार माइनस में आएगा 3 है, तो इसका मतलब 6 माइनस 3 होगा, इसका मतलब 6 माइनस 2 प्लस 1 होगा, इसका मतलब 6 माइनस आई प्लस 1 होगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आई जो है वो 0 से, आई का जो इंडेक्सिंग है वो 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। चूंकि आई का इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है तो ये आई बराबर 2 है, आई बराबर 2 है, ठीक है। बट अगर हम लोग देखें कि ये टोटल कितना संख्या बच गया, तो ये 3 नंबर बच गया। ये 3 कैसे आया, सीधा हम लोग क्या कि n में से i प्लस 1 घटा दिए, ठीक है। n में से i प्लस 1 घटा दिए तो 6 माइनस i का वैल्यू यहाँ पर 2 था, तो 2 प्लस 1 3, तो बिल्कुल 3 नंबर है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, n माइनस आई प्लस 1, ठीक है। तो ये जो नंबर है 5 नंबर है, ये कोई भी आईवा जो नंबर है, कोई भी आईवा जो नंबर है वो कितने बार ऐड हुआ है, आई बार ऐड हुआ है। चूंकि यहाँ पे i बराबर 2 है तो देखो तो 2 बार एडिशन में आया होगा। और सब्सट्रैक्शन कितने बार आया है, 3 बार आया है। तो 3 बार देखा जाए तो बेसिकली 3 क्या होगा, n माइनस आई प्लस 1 हुआ होगा। चूंकि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि n जो है वो 1 से शुरू हो रहा है और i की काउंटिंग 0 से शुरू हो रही है, तो i का वैल्यू तो एक कम ही रहेगा ना हमेशा। यहाँ पर i इज इक्वल टू 2 है तो i का वैल्यू तो एक कम है ना। अगर वो 1 से शुरू हो रहा था तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 3 रहता ना। तो बेसिकली उसको मैनेज करने के लिए हम लोग यहाँ पर i पर एक i से एक जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली आंसर आ गया 2i माइनस n प्लस 1, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, a ऑफ i से गुना कर देंगे। a ऑफ i क्या था, 5, तो बेसिकली 5 और यहाँ पर 2i करते हैं तो बेसिकली 4 माइनस हमारा जो n है सपोज दैट वो 6 है और प्लस 1, तो यहाँ पर हमारा माइनस 5 आ जाएगा। मतलब हमारे इस क्वेश्चन में 5 के कारण जो हमारा रेवेन्यू है वो घट ही रहा है। इस टीम के कारण हमारा जो रेवेन्यू है वो घट रहा है। वो रेवेन्यू क्यों घट रहा है, वो रेवेन्यू इसलिए घट रहा है क्योंकि इसके पहले इससे कम ताकतवर कम टीम है और ज्यादा ताकतवर ज्यादा टीम है, इसलिए। लेकिन ओवरऑल जब भी हम लोग रेवेन्यू देखेंगे ना तो हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि रेवेन्यू किसी भी एक टीम के कारण रेवेन्यू जो है वो बराबर है 2i माइनस n प्लस 1 के इंटू ai। किसी भी आईवे टीम के कारण जो है रेवेन्यू हमारा ये होगा। अब सारी टीम का रेवेन्यू हमको ऐड करना है, सिंपल हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस आर, ठीक है। सम इज इक्वल टू सम प्लस आर, तो हमें क्या मिलेगा, जहाँ पर सम को हम लोग 0 से इनिशिएट कर देंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने कोडिंग पोर्शन में और सीखते हैं कि कौन सी चीजें कैसे परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अपने कोडिंग सेक्शन में आते हैं तो पहला लाइन तो बहुत ही क्लियर है, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। हम लोग सीधे यहाँ से देखते हैं। अच्छा, ये जो लाइन है ये मैंने पिछले क्लास में बताया था कि चूंकि जब इनपुट और आउटपुट का साइज बहुत बड़ा होता है तो बहुत फास्ट इनपुट और आउटपुट लेने के लिए और एरर टाइम आउट से बचने के लिए हम लोग इस कोड का यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले एक इंट नाम का हम लोग क्या करते हैं, इंट डेटा टाइप का n नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। फिर हम लोग n का वैल्यू जो है इनपुट ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक अरे बनाते हैं, उस अरे में n टीम का जो भी स्ट्रेंथ है उसको हम लोग इनपुट ले लेते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो भाई हम लोग इनपुट ले लेंगे और उसके बाद हम लोग सॉर्ट कर दिए। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अब हम लोग क्या करते हैं कि सम इज इक्वल टू 0 रखते हैं। फिर क्या करते हैं, फॉर इंट i बराबर 0, i लेस देन i प्लस प्लस, सम इज इक्वल टू सम प्लस, वही हम लोग रेवेन्यू का फॉर्मूला लगा देते हैं और फिर
सम को प्रिंट कर देते हैं। अब आप लोग को डाउट आ सकता होगा कि सर ये कैसे काम कर रहा है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो, तो हम लोग बेसिकली कोडिंग में क्या लिख रहे हैं, हम लोग कोडिंग में लिख रहे हैं कि फॉर i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन n i प्लस प्लस के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं कि सम इज इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i, और फिर हम लोग जो हमारा फॉर्मूला है वो लोग लगा दे रहे 2i माइनस n प्लस 1। ठीक है, अब देखते हैं एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। हम अपना पहला एग्जांपल लेते हैं 3 3 5 10। ठीक है, तो i बराबर हम लोग क्या लेंगे, पहले 0 लेंगे। ठीक है, i बराबर 0 लेंगे तो सम इज इक्वल टू, हम लोग क्या बोले थे कि सम का इनिशियल इंट सम इज इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। लॉन्ग इंट बेसिकली ये रहेगा। ठीक है, तो सम इज इक्वल टू सम, तो सम का इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, प्लस a ऑफ i, तो हम लोग चूंकि i का वैल्यू यहाँ पर 0 है तो a ऑफ 0 मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे क्या होगा, 3 होगा, तो 3। अब 2i, तो i का वैल्यू 0 है, माइनस n का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 है, 4 प्लस 1, तो मतलब क्या हुआ 3 और माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, तो मतलब कि इस टीम के कारण जो बोर्ड को है वो रेवेन्यू माइनस 9 रुपए हो रहा है, मतलब कि 9 रुपए की घाटा हो रहा है। ठीक है, 9 रुपए का घाटा हो रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब ये 9 जो है ये हमारे सम में जाकर स्टोर हो गया। अब हम लोग सेकंड स्टेप पर आएंगे। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि i इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में i इज इक्वल टू 1 हो गया, सम इज इक्वल टू माइनस 9 हो गया। तो फिर से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, सम इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस, अब a ऑफ 1 क्या होगा, जल्दी से बता दो, a ऑफ 1 क्या होगा, a ऑफ 1 भी 3 ही होगा, 3। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 3 2i, तो i का वैल्यू 1 है तो 2 माइनस n का वैल्यू क्या था, 4 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हुआ माइनस 9 और ये माइनस 3, तो ये हो गया माइनस 12। ठीक है, तो अभी तक इन दोनों के कारण जो है रेवेन्यू जो है वो माइनस 12 रुपये होगा। अब ये सब में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब फिर i बराबर 2 के लिए देखते हैं। ठीक है, तो सम इज इक्वल टू सम, तो सम माइनस 12 था प्लस, अब देखो a ऑफ 2 कितना है, a ऑफ 2 5 था। ठीक है, तो 5 गुना 4 माइनस 4 प्लस 1। ठीक है, तो ये माइनस 12 प्लस 5 कितना हुआ, 12 में से जब हम लोग 5 घटाते हैं तो माइनस 8 आता है। ठीक है, तब ये माइनस 8 जो है इसमें स्टोर हो गया। अब हम लोग i बराबर 3 देखते हैं। i बराबर 3 के लिए सम इज इक्वल टू, सॉरी ये माइनस 7 होगा। ओके, ये माइनस 7 होगा क्योंकि हाँ 12 7 5 12 होता है। ओके, माइनस 7 होगा, ये माइनस 7 होगा और यहाँ से क्या हुआ 30 हो गया, 30 माइनस 7 क्या 23। क्या हमारा आंसर आ गया। अब देखो तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमें एक फिक्स फॉर्मूला मिल गया, यहाँ पर हमें फिक्स्ड एक फॉर्मूला मिल गया जो कि ये फॉर्मूला ये था और ये इजीली कंप्यूटर कंप्यूट कर सकता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब हम लोग अपने इस प्रोग्राम को रन कर देख लेते हैं। जो ही हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा 4 था n का वैल्यू, और जैसे हम लोग रन किए तो 23 हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब क्या कि जो भी पढ़े जो भी समझे बिल्कुल सही था। अगर इस प्रॉब्लम में कोई भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है यार, भर दो कमेंट बॉक्स को पूरे क्वेश्चन से, हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और हाँ, अगर आप वैसे स्टूडेंट हो जिसको कि मैथ्स में काफी इंटरेस्ट है और अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है, तो ये तो कोडिंग आपके लिए बना है। कोडिंग में आपको बहुत क्रिएटिव टाइप के प्रॉब्लम्स मिलेंगे, बहुत जो कि आपकी थिंकिंग स्किल को पुश करेंगे। अगर आप कोडिंग करते हो तो आपके IQ बढ़ जाती है, थिंकिंग स्किल्स इंक्रीज होती है, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती है। तो आई थिंक अगर आप ऐसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नहीं भी टारगेट कर रहे हो फिर भी आपको कोडिंग जरूर करनी चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया हो तो। थैंक यू।